हेलो क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिजनेस फाइनेंस, जो कि आपके बिजनेस स्टडीज पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट ए के सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप वापस प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, सारे चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यवसायिक वित्त। इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि बाकी जितने चैप्टर्स थे वो थ्योरी थी। अगर आप एक बार बुक से पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो आपको साथ के साथ लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। पहले एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट business activities is called business finance. Almost the business activities required some finance. Finance is needed to establish a business, to run it, to modernize it, to extend, to diversity it. हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्यवसायिक वित्त का अर्थ, व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है। देखो, हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी होगी? हमको फाइनेंस चाहिए, हमको पैसा चाहिए। इसे ही व्यवसायिक वित्त कहते हैं। लगभग सभी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए कुछ ना कुछ धन की जरूरत होती है। आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं कर सकते बिजनेस में जिसमें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे ना चाहिए हो। ठीक है। वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन, संचालन, इसके आधुनिकीकरण, विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए होती है। आप कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में करते हो वो आप बिना फाइनेंस के नहीं कर सकते, चाहे वो मशीन परचेज करना हो, एडवर्टाइजमेंट हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, सेल करना हो, कुछ परचेज करना हो, रॉ मटेरियल खरीदना है, एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है। उसके बाद में अब ये तो हमने बात की कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। अब अगर हम बात करें क्या बिजनेस फाइनेंस मतलब जो पैसा हमें चाहिए बिजनेस पर लगाने के लिए, उसको क्या तरीके हैं उसके फाइनेंस को अरेंज करने के। तो देखो, क्या फाइनेंस अरेंज करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे हैं, वो अपना पैसा लगा रहा है और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। लेकिन क्या हर बिजनेसमैन के पास इतने पैसे होते हैं? या हर बिजनेसमैन जब वो बहुत बड़े स्केल पर चले जाते हैं, बड़े स्केल पर उनका बिजनेस होता है, तो क्या उनके पास इतना पैसा होता है कि वो हमेशा अपने पैसे से बिजनेस कर सकें? नहीं। इसके लिए हमारे पास तरीके होते हैं दो। एक तो होता है कौन सा? ओनर फंड। इसमें ओनर के पास अपना पैसा है, वो अपना पैसा लगाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और या रन कराते हैं। एक होता है हमारे पास बोरो फंड। बोरो फंड क्या होता है? किसी से उधार लेना। जैसे अगर हम ओनर फंड की बात करें, इसमें क्या है, हम इक्विटी फंड जैसे होते हैं हमारे, शेयर्स होते हैं, ओनर का खुद का पैसा होता है, वो सारे आ जाते हैं ओनर फंड में। बोरो फंड जैसे हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, या फिर हम मार्केट से फंड ले लेते हैं, लोगों को शेयर्स देते हैं और वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? बोरो फंड में। अब ये तो हमने बात की, इसका मीनिंग समझ लिया, और हम फाइनेंस को अरेंज कैसे करेंगे। दो तरीके पढ़ लिए, एक ओनर फंड और एक बोरो फंड। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब फंड भी अरेंज हो गया, अब हमें देखना है कि हमें उस फंड को कहाँ पे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली चीज कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगाना है, हमें रॉ मटेरियल कितने का खरीदना है, कितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें सामान बनाना है, कितना हमें परचेज करना है। तो ये सारी चीज़ें एक तो देखनी है। दूसरी चीज़ देखनी है कि हम जब हमारा पैसा इन्वेस्ट करें तो कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स, यानी मैक्सिमम रिटर्न्स हमें मिल सके। या आपने 11th में भी पढ़ा था कि हर बिजनेसमैन अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। वो कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, जैसे हमने वो बैंक की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी काफ़ी सारी, तो वहाँ सेव करके रख सकते हैं। तो देखना ये होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकें। अब बात क्या कर ली हमने? बिजनेस फाइनेंस समझ लिया, ये देख लिया कि पैसा अरेंज कहाँ से होगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब
इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हिंदी में बोला जाता है निवेश संबंधी निर्णय। पहले एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर समझाती हूँ। अ फर्म्स रिसोर्सेज आर कंपैरिजन टू द यूजर्स टू विच दे कैन बी पुट. A firm has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible returns to their investors. मतलब अभी जो मैंने बताया, अब बिजनेसमैन जो डिसीजंस लेता है वो किसके बेस पर लेते हैं, वो डिसीजंस इस बेस पे होते हैं कि हमें जहां से हायर पॉसिबल रिटर्न्स आ सकते हैं हम वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स. जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म हमने पढ़ा था जिसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, और शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपको उनके रिटर्न्स मिल जाते हैं. अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CBD. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि एक कंपनी, एक फर्म अपना पैसा फिक्स एसेट्स में भी लगा सकती है और करंट एसेट्स में भी लगा सकती है. दूसरी चीज, हर कंपनी अपना पैसा वहां लगाती है जहां पर उसे ज्यादा रिटर्न्स यानी हायर पॉसिबल रिटर्न्स मिल सके. दूसरी चीज, पैसा अगर फिक्स एसेट्स में लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको फिक्स एसेट्स में लगता है तो हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और अगर करंट एसेट्स में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. एक बार हिंदी वाला भी देख लेते हैं. निवेश संबंधी निर्णय फर्मों के साधन उस तुलना में अपर्याप्त होते हैं जिनमें उनका उपयोग किया जा सकता है. मतलब जो हम फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना तो नहीं होता ना हमारे पास पैसा कि मतलब बिजनेसमैन के पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दें. नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है, लगाया जा सकता है. इस फर्म को इस बात का चुनाव करना होता है कि साधनों को कहाँ पर विनियोजित किया जाए, कितने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वे अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ उपार्जित करा सकें. अतः निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए. निवेश निर्णय दीर्घकालीन भी हो सकते हैं और अल्पकालीन भी हो सकते हैं. एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जाना जाता है. अच्छा, ये हमने बात क्या की, यहाँ पे हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं और कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म डिसीजन जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं. इसके बाद में इस सब को यानी हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बजटिंग निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक. ऐसे कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे CBD को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वाला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. इसको हिंदी में बोलते हैं परियोजना का रोकड़ प्रवाह. देखो, जब कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उसमें अपना पैसा लगाती है, तो होता क्या है, कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि मेरे जो डेली के खर्चे हैं, मतलब डेली रूटीन में जो होने वाले रोजमर्रा के खर्चे हैं, क्या वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से निकल पाएंगे. मतलब जब आप मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, आपने एक मशीनरी में इन्वेस्ट किया, आप मशीनरीज में मान लीजिए आपका किसी इसका प्रोडक्शन का काम है, आप मशीनरी में कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, क्लोथ्स आप बेचोगे, उसका पहले एडवर्टाइजमेंट करोगे, बेचोगे, बेचने के बाद भी आपको पता है कि तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मोस्टली बिजनेस हम किस में करते हैं, मोस्टली बिजनेस हम क्रेडिट पे करते हैं, उधार पे करते हैं, तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है उसमें पैसे आने का. लेकिन मशीनरी को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, मशीनरी को पहले आपको फ्यूल चाहिए, उसको आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो
देखना ये होता है कि हमारे ऐसे खर्चे जो हमारे डेली में हो रहे हैं उसका कैश फ्लो भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो वो सबसे पहले वो चीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल आपको डेली के खर्चों के लिए तो पैसा चाहिए ही ना, तभी तो आप आगे रन करा पाओगे बिजनेस को। उसके बाद में सेकेंड है द रेट ऑफ रिटर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं आय की दर। अब कैश फ्लो के बाद जरूरत होगी कि हम ये एनालाइज करें, हम ये देखें कि हमारे कहाँ से हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब हमारी कहाँ से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, आय की दर कहाँ पर ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, सॉरी। एक ऑप्शन तो ये है कि आपके पास एक लैंड है, एक जमीन है, आपने वो रेंट पर दे दी और वहां से आपका रेंट आ रहा है। एक जगह तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने बैंक में एफडी करा दी है और वहां से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको अब एनालाइज क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना होता है कि मुझे लैंड अगर मैं रेंट पे देता हूँ उससे ज्यादा इनकम हो रही है या मैं बैंक में एफडी करा दूं उसमें ज्यादा इनकम हो रही है। तो जो बेस्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न्स हो रहे होते हैं, हम उसको चूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं निवेश कसौटी अंतर्भाविता। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेबर है जो उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, वो काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस है या नहीं है, या अगर हमें अरेंज करना है तो कहाँ से अरेंज करना है, हमें जितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है वो इस काम को करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है रिस्क इन्वॉल्व। इसका हिंदी वाला मुझे नहीं मिला, तो आप हिंदी वाले बच्चे भी प्लीज समझ लीजिए। हिंदी वाले रिस्क इन्वॉल्व में क्या होता है, जैसे आपको पता है हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, जहाँ पे ज्यादा रिस्क होगा वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए आप फिक्स कैपिटल में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप वहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि फिक्स असेट्स पे क्या होता है, फिक्स कैपिटल में क्या होता है, आप एक बड़ा अमाउंट होता है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अब आप खुद सोचिए कि एक बड़ा बाय चांस अगर पैसा डूब गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका डूब जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे क्या देखना होता है, हमको देखना होता है कि हम कौन सा क्या चूज कर रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है। अब रिस्क को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरीज है हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। देखो हाई रिस्क में क्या होगा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने देखा था क्या, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। हाई रिस्क होगा वहां पर हाई प्रॉफिट भी होगा। मॉडरेट रिस्क में क्या होगा, ठीक ठीक प्रॉफिट होगा, ना बहुत ज्यादा लॉस होगा और ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा और अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा। उसके बाद लो रिस्क में क्या होता है, प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो देखो अगर प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होगा तो ऐसे तो आपका भी बिजनेस को चलाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बिजनेस किसके लिए कर रहे हो, रिटर्न के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। हाई रिस्क, अब हाई रिस्क क्या होता है, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हाई रिस्क लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नॉर्मली लोग हाई रिस्क को अवॉइड करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा मानते हैं मॉडरेट रिस्क को, कि अगर ठीक है पैसा डूबा भी तो एटलीस्ट उतना रिटर्न तो आ ही जाएगा जितना कि हम नुकसान जितना झेल सके। तो ये 4 वो फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। आज हमने इनके फैक्टर्स पढ़ लिए। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लिया और इसका बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग पढ़ लिया। कल ये चैप्टर के भी मुझे लगता है 2 से 3 वीडियोस और आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलेंगे कल वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, तभी आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप हमारे साथ वो जो हमारी प्लानिंग है, हमारा जो एक एम है 80 आउट ऑफ 80 का, वो हम पूरा कर पाएंगे। मिलेंगे कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।